Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine and safe. And today I am here with my lecture number 8 about the classification of hearing loss by occurrence. It's mean कि जो भी हम hearing loss के बारे में टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो हम इसको ग्रेजुअली जो है इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है यानी टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस जो है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लीजन कि कहाँ पर कान में जो है वो प्रॉब्लम आती है तो हियरिंग लॉस जो है वो अक्कर होता है या हियरिंग लॉस जो है वो पैदा होता है। उसी तरह से सेकंड जो हमने डिस्कस किया कि हियरिंग लॉस जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिग्री या अकॉर्डिंग टू द लेवल हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अकरेंस है उसकी क्लासिफिकेशन अकरेंस के अकॉर्डिंग जो है हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन से टाइम पर हियरिंग लॉस जो है वो हुआ, क्या वो कंजेनिटल था यानी बच्चा जब पैदा हुआ तो वो हियरिंग लॉस के साथ पैदा हुआ, या पैदा होने के फ़ौरन बाद जो है उसको हियरिंग लॉस हो गया, या फिर एक्वायर्ड था यानी बहुत बाद में, या जब वो बहुत छोटा था तब से, या जब वो बहुत अभी वो इतना उसकी जो लैंग्वेज वगैरह है या जो उसकी स्पीच एबिलिटीज़ हैं वो अभी इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं हुई या डेवलप हो चुकी थी, किस टाइम पर जाकर उसको हियरिंग लॉस जो वो हुआ है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे अबाउट हियरिंग लॉस। नॉट ऑल हियरिंग लॉसेस आर द सेम नॉट डू दे अफेक्ट पीपल इन द सेम वे। देखिए, ना तो तमाम किस्म के हियरिंग लॉस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और ना ही वो लॉसेस जो हैं वो सब लोगों को एक तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि डेफनेस जो है वो कितने लेवल तक एग्जिस्ट करती है, या कौन सा जो पर्सन है उसका एज ऑफ ऑनसेट क्या था, यानी किस वक्त जो है वो प्रॉब्लम सामने आई, किस वक्त वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई, किस वक्त पता चला कि ये प्रॉब्लम जो है ये मौजूद है। The impact of the hearing loss is affected by age of onset, cause of hearing loss, type of hearing loss and many other factors are also included। यानी हम ये देखते हैं कि उस वक्त बच्चे की एज कितनी थी, क्या वो 1.5 साल का था, वो 2 साल का था, या 3 साल का, या 5, 6, 10 साल का, कितनी उसकी एज थी जब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चा जो है वो डेफनेस के साथ है या वो इस प्रॉब्लम के साथ है। ये प्रॉब्लम जो है ये हमें कब हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, हमें समझ में आया कि ये इस एज से जो है ना ये प्रॉब्लम इसके अंदर इसके साथ मौजूद है। कॉजेज़ ऑफ हियरिंग लॉस यानी इस हियरिंग लॉस की वजूहात क्या हैं, कौन सी कॉजेज़ जो हैं वो हो सकती हैं कि जैसे इनहेरिटेड है, इसके पेरेंट्स में से कोई डेफ था या है, या इसके जो फादर्स हैं उसमें से कोई है, कोई अंकल, कोई सिबलिंग्स में से कोई है, या मदर जो है उसने कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज़ की थी, या कुछ ऐसा उसके साथ मिसहैप हुआ था, या कुछ ऐसा जो भी वटेवर जो भी मतलब इसके साथ जो भी किस्म प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड हैं, कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं। बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जैसे हेड इंजरी हुई है, या किसी भी किस्म की कोई आप कह सकते हैं कोई ऐसी इसको कोई ऐसा मसला हुआ है, कोई ऐसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुई है, या नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हुआ है कि शोर की वजह से हो गया है, या सडन कुछ ऐसा हुआ है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, या कहीं से बच्चा गिर गया है, या उसको कोई चोट ऐसी लगी है जिसकी वजह से उसका जो है वो ब्रेन डैमेज हुआ है और उसकी जो हियरिंग है उसका लॉस हुआ है। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस किस किस्म का जो है वो हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव है, सेंसरी है, मिक्स्ड है, या सेंट्रल जो ऑडिटरी पैथवे है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से
प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। What caused like my child's hearing loss when a child is born with hearing loss? पेरेंट्स जो हैं उनके एंड पे अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो होता है कि मेरा बच्चा जो है वो कौन सी वजूहात की बिना पर hearing loss के साथ पैदा हुआ है। Some babies are born with hearing loss which is known as congenital hearing loss. हम पहले भी जो कॉजेज़ हैं उसके अंदर congenital और acquired hearing loss को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वाली जो स्लाइड्स हैं अगर उनको भी आप एज इट इज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ मटेरियल या वो मटेरियल आप इनको मिक्सअप करके भी अपना क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। which is known as congenital hearing loss. Many different things can cause this type of hearing loss, but it's not always possible to point out the precise cause. In about half of all cases, the cause is genetic, meaning inherited from a parent. हम कहते हैं कि जो बच्चा पैदाइशी तौर पर hearing loss के साथ होता है या डेफनेस के साथ होता है या हार्ड ऑफ हियरिंग के साथ आप कह सकते हैं होता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो कंजेनिटल हियरिंग लॉस उसको है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर हियरिंग लॉस जो है वो लाइक उसकी हम डिटेल या उसकी हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट जो उसका है कॉज जो है उसको हम पकड़ लें, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये इनहेरिटेड होता है, यानी जेनेटिक यानी जीन्स में ये जो है वो ट्रांसमिट होता है, पेरेंट्स से बच्चे जो हैं वो लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी आप देखें, जेनेटिक फैक्टर्स कॉज मोर देन 50% ऑफ ऑल हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन। बाज़ जगहों पर इसको 70% भी कहा गया है कि 70% जो हियरिंग लॉसेस हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। वेदर पेरेंट्स एट बर्थ और डेवलप लेटर इन life includes autosomal recessive hearing loss. This is the most common type of genetic congenital hearing loss, accounting from about 70% of all genetic hearing loss cases जो हैं उनके अंदर। What this means is that neither parent has a hearing loss, but each parent carries a recessive gene that gets passed to the child. Parents are usually surprised when their child is born with this type of hearing loss because people typically are not even aware they have the recessive genes. अब इसमें ये होता है कि 70% जेनेटिक केसेस के अंदर जो हेयरिंग लॉसेस हैं वो रिसेसिव जीन्स की वजह से पैदा होते हैं, यानी पेरेंट्स जो होते हैं बोथ पेरेंट्स जो हैं उनके पास ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो कि उन्होंने कहीं से अपने फॉरफादर्स में से या कहीं से इनहेरिट किए हैं कि जिस जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस जो है वो पास करते हैं अपने आने वाले बच्चे के ऊपर, हालांकि वो खुद पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हियरिंग के साथ होते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये बात जो है वो बहुत ही हैरान कुन होती है कि जब वो नॉर्मल हियरिंग के साथ हैं तो उनका बच्चा जो है वो डेफनेस के साथ या हार्ड ऑफ हियरिंग के साथ कैसे पैदा हो सकता है। Autosomal dominant hearing loss, second major cause type of congenital hearing loss is autosomal dominant hearing loss. This type of hearing loss accounts for around 15% of genetic hearing losses. इसमें 15% जो हैं वो genetic hearing losses में autosomal dominant hearing loss वजह बन सकता है। According to the American Speech and Language Hearing Association (ASHA), in autosomal dominant hearing loss, one parent carrying a dominant gene for hearing loss passes it to the child. The parent may or may not have hearing loss, but he or she might have other symptoms or signs of the genetic syndromes. अब इसमें आप ये देखें कि जो autosomal dominant hearing loss है इसमें सिंगल पेरेंट जो है उसके पास जो है वो hearing impairment का ऐसा जो है वो जीन मौजूद होगा जिसको वो पास करेगा अपने आने वाले बच्चे के ऊपर, और वो बच्चा जो है वो डेफनेस के साथ होगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि जो पेरेंट है वो खुद डेफनेस के साथ हो या डेफनेस के बगैर हो या नॉर्मल हियरिंग के साथ हो, तो वो इसके अलावा कुछ ऐसे सिंड्रोम्स भी होते हैं जो कि
इन ऑटोसोमल डोमिनेंट हेयरिंग लॉस की वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट जो जीन है उसकी वजह से सिंड्रोम्स होते हैं, और वो सिंड्रोम जो होते हैं उसके अंदर हेयरिंग लॉस जो होता है वो भी मौजूद होता है। इसी तरह से थर्ड नंबर पे हम देखते हैं एक्स लिंक्ड हेयरिंग लॉस दैट इज़ रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स। Between 1% and 2% of cases show an X-linked pattern of inheritance, यानी 1 या 2% जो केसेस हैं उसमें एक्स लिंक्ड पैटर्न जो है वो इनहेरिटेंस का नज़र आता है, विच मीन्स द म्यूटेटेड जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन इज़ लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर प्रॉब्लम नज़र आती है, यानी म्यूटेटेड जीन्स मतलब कि जो जीन्स के अंदर तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं जो कि अननेचुरल होती हैं, ठीक है, वो ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि यूजुअली नहीं होनी चाहिए, और उन चेंजेस की वजह से जो है वो जीन्स जो हैं वो लाइक एबनॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। उसी की एक जो टाइप है वो एक्स क्रोमोसोम है, यानी एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर ये जो है वो एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। मेल्स विद एक्स लिंक्ड नॉन सिंड्रोमिक डेफनेस टेंड टू डेवलप मोर सीवियर hearing loss earlier in life than female who inherit a copy of the same gene mutation. Father will not pass X-linked traits to their sons since they do not pass on the X chromosomes to their male child. इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि एक्स लिंक्ड हेयरिंग लॉस जो है वो मदर अगर वो कैरियर हैं तो 2 to 3% जो है वो इसका इफ़ेक्ट होगा, और वो बॉयज़ के ऊपर होगा। मदर जो है अगर उसकी तरफ से जो है वो इफ़ेक्टेड जीन्स जो है वो ट्रांसमिट हुआ है तो वो इट विल बी मेजर जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो बॉयज़ के ऊपर होगा, यानी अगर उसके यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग लॉस का इफ़ेक्ट होगा, यानी हेयरिंग उसकी इफ़ेक्ट हो जाएगी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स की वजह से। इसी तरह से कुछ ऐसे सिंड्रोम्स भी हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे उशर सिंड्रोम है, जैसे वार्डनबर्ग सिंड्रोम है, ब्रॉडर-विली है, इस तरह से डाउन सिंड्रोम है। ये वाले जो सिंड्रोम्स हैं इन सिंड्रोम्स के साथ भी हेयरिंग लॉस जो है वो एसोसिएटेड हो सकता है, एंड दैट इज़ आल्सो ड्यू टू डोमिनेंट और जो रिसेसिव और एक्स लिंक्ड हेयरिंग लॉस है उनकी वजह से देखने में आती हैं। नॉन जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ये भी होते लाइक कंजेनिटल ही हैं, लेकिन हम इनको नॉन जेनेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई जीन्स जो है वो नहीं कर रहा होता, लाइक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके अंदर अदर ऐसी सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से, या अदर ऐसी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस जो है वो हो सकती है। जैसे बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसके अंदर हम ये देखें कि इंक्लूडिंग हर्ब्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और अनदर सीरियस इन्फेक्शन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर सम रीजंस। अब ये कुछ ऐसी बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे मदर जो है अगर उसको रूबेला हो गया है, ये इन्फेक्शंस हैं, हर्ब्स हो गया है, साइटोमेगालोवायरस इज़ आल्सो लाइक टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं अगर वो हो गए हैं बच्चे पे वो ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे। अगर मदर जो है उसको ये इन्फेक्शंस हैं तो डेफिनेटली ये ज़रूर इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। हम इनको प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स हैं उनके अंदर कॉजेज़ वाले में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फर्दर जो है वो देख लेते हैं। साइटोमेगालोवायरस जो है ये एक ऐसा कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत सारे लोगों को जो है अफेक्ट करता है, लेकिन ये वायरस जो है वो 10 to 20% जो है वो इसमें डिसेबिलिटीज़ जो हैं, बाकी डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनमें भी उनको भी उनका भी बायस बनता है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग लॉस है, इसी तरह से जो है वो फिज़िकल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर सामने आते हैं, या फिर मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं। और ये 150 जो चिल्ड्रन हैं उनमें से 1 बच्चा जो है वो साइटोमेगालोवायरस के साथ जो है वो
पैदा हो सकता है, यानी 1 रेशो है इन 150 चिल्ड्रन में। प्री मेच्योर बर्थ जो है ये हमने देखिए, प्री मेच्योर बर्थ 3 पाउंड है समटाइम्स। वो कहते हैं कि 3 पाउंड से कम अगर बच्चे का वेट है, या हम कहते हैं कि जो है वो 5 पाउंड से कम है, या 3 पाउंड से कम है, तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो प्री मेच्योर है, यानी उसकी इतनी अभी लंग्स जो है वो मेच्योर नहीं हुई हैं और उसका जो वेट है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे फ़िज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ हियरिंग लॉस जो है वो भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो उसके साथ एसोसिएट होता है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन डिसऑर्डर, the use of drugs that cause hearing loss by the mother during pregnancy, known as ototoxic medications. These drugs are usually prescribed medications including antibiotic and some pain relievers. Ototoxic drugs potentially cause damage to the auditory nerve to or other hearing structure in the fetus. अब देखिए, हियरिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि बच्चा जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ होता, वो माँ के पेट में होता है, लेकिन वो आवाज़ें सुनता है, ठीक है। जब वो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का होता है तो वो आवाज़ें सुनता है, जो भी लाइक अपनी मदर की आवाज़ से वो मानूस होता है। अपने आसपास रहने वाले लोग जैसे पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या उसके सिबलिंग्स हैं, या एनवायरमेंटल साउंड जो होती हैं, या मदर जो है वो अगर कोई यूजुअली लाइक कुछ भी अगर वो सुनती है या कुछ भी ऊंची आवाज़ में पढ़ती है, या वहाँ पे लाइक आपने देखा होगा इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं कि मदर जो हैं वो अगर कोई सूरा जो है उसको पढ़ती हैं बार बार, तो बच्चा जो है उसको जब वो पैदा होता है तो उसकी उस सूरा के साथ या उस पोएम के साथ या उस एक स्पेसिफिक जो भी सुना जाता है या पढ़ा जाता है उसके साथ उसकी मानूसियत बच्चे की जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब ये देखा जाए, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बच्चा जो होता है वो सुनना बहुत पहले से स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर मदर जो है उसको कोई प्रॉब्लम है और बच्चा जो है उसके ऊपर वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉस जो है वो बच्चे का होता है। इसमें हम कहते हैं कि ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स पोटेंशियली कॉज डैमेज टू द ऑडिटरी नर्व और अदर हियरिंग स्ट्रक्चर इन द फीटस। अब मदर जो है वो अगर कुछ ऐसी ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन यूज़ कर रही है, किसी वजह से उसको इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, या उसको रेकमेंड किया गया है कि ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करे अपने किसी भी फिज़िकल जो इलनेस है उसकी वजह से, तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर जो है वो हो सकता है, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की कॉज बन सकता है। द मदर हैड एन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग डिजीज़ लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, हर्प्स सिम्प्लेक्स और जर्मन मीज़ल्स। अब मदर जो है अगर उसके पास ये वाली प्रॉब्लम्स मौजूद हैं तो इन हालात में भी बच्चा जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हो सकता है। मैटरनल डायबिटिक, अगर मदर जो है वो डायबिटिक है और स्मोकिंग करती है, तो अल्कोहल वगैरह का यूज़ करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी बच्चे की हियरिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस जो है ये दूसरी बड़ी कॉज है, जैसे हम कहते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड develops hearing loss later, children can also be affected by acquired hearing loss, meaning it occurs at any point after birth. There are various causes of acquired hearing loss included. अब पहले भी हमने इसे देखा था कि acquired hearing loss वो है जो बाद में अक्कर होता है, जो बाद में पैदा होता है, किसी भी वजह की किसी भी प्रॉब्लम से वो हो सकता है। अब परफोरेटेड ईयर ड्रम जो है वो अगर रप्चर हो गया है, या जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा डैमेज हो गया या फट गया है। ऑटोसिक्लोरोसिस और मेनियर्स डिजीज़, ये वो डिजीज़ हैं जो कि इनर ईयर के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती हैं, इनर ईयर को इफ़ेक्ट करती हैं, और हम कहते हैं कि ये
मेनियस डिजीज़ हैं या ऑटोस्क्लेरोसिस हैं, इन्फेक्शंस लाइक। और ये जो मेनियस डिजीज़ है ये यूजुअली बैलेंस और हियरिंग दोनों को डैमेज करेगी और 1 ईयर में ये होती है, 1 ईयर जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है। इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस, मीज़ल्स, मम्स और व्होपिंग कफ। अब इन चीज़ों को हम देख चुके हैं कि अगर मेनिंजीज़ का इन्फेक्शन हो गया है, मीज़ल्स हो गए हैं या मम्स निकल आए हैं, तो इसकी वजह से फ़ीवर के साथ जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो हो सकती है। अब व्होपिंग कफ जो है इसको बाज़ जगहों पर कहा जाता था कि ये जो है ना चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसीज़ है। इसमें जो है वो कफिंग बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी कि वैक्सीनेशन जो है वो पहले मौजूद नहीं थी लेकिन अब मौजूद है, तो इसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस जो है वो हो सकता है। टेकिंग मेडिकेशंस लिंक टू हेयरिंग लॉस, ऐसी मेडिकेशंस लेना जो कि हेयरिंग लॉस का बायस बन सकती हैं। सीरियस हेड इंजरी, बहुत सीरियस हेड इंजरी जो है वो भी हो सकती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है वो ब्रेन डैमेज या इस किस्म की वजह जो है वो भी हो सकती है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कॉजिंग नॉइस इंक्लूडेड हेयरिंग लॉस, ठीक है। अनट्रीटेड और फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया, अगर आपने ओटाइटिस मीडिया जो है उसको छोड़ दिया है और वो अनट्रीटेड छोड़ दिया है, उसको आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो भी बच्चे की ज़िंदगी में आगे चलकर जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बायस बन सकती है। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक और अदर टॉक्सिन, अगर आपने कुछ अदर टॉक्सिन का यूज़ कर लिया है जिसमें कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं या कुछ जहरीली जो चीज़ें हैं वो अगर आपने यूज़ कर ली हैं उस मेडिसन्स में, और इसी तरह से अगर आप यूजुअली जो है वो स्मोकर्स के साथ बैठ रहे हैं, यानी आपको लाइक जो स्मोकिंग का जो स्मोक है या जो उसका है टोबैको का जो धुआं है वो अगर आपको जा रहा है मुसलसल, तो भी ये एक वजह बन सकता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन विद नॉर्मल हेयरिंग, अब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को हम इस तरह से देखते हैं कि ईयर जो है उसका प्रॉपर फंक्शन हो रहा होता है, उसका एक्सटर्नल, मिडल और इनर पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फिर भी हेयरिंग जो है उनकी इंटैक्ट नहीं होती और उनको जो भी कहा जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। सम किड्स या सम चिल्ड्रन में पास ट्रेडिशनल हेयरिंग टेस्ट बट स्टिल स्ट्रगल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड स्पीच, particularly in noisy environment. They may ask you to repeat what you have said a lot and struggle to differentiate similar sounding words. If this sounds like your child, it's important to talk to doctor, and it could be auditory processing disorder. This means the ears can detect sound adequately but the brain struggles to interpret the sound correctly. इसके अंदर ये होता है कि कान के तमाम हिस्से जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आवाज़ों की या बातों की या इंफॉर्मेशन जो उसे दी जा रही होती है उसको वो पिक नहीं कर पाता, या फिर ऐसा होता है कि वो फील करता है कि जैसे उसको समझ नहीं आ रही, या जो बाकी लोग हैं उसके आसपास रहने वाले, उसके क्लास टीचर्स हैं या उसके पेरेंट्स हैं या उसके बहन भाई हैं, तो उनको ये फील होता है कि इसको बात की समझ नहीं आ रही। तो ये भी एक वजह है जिसे हम कहते हैं कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है इस बच्चे को। जिस तरह से कि ऑटिज़म में होता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन यूँ फील हो रहा होता है जैसे उनकी हेयरिंग में प्रॉब्लम है, वो कुछ सुन नहीं रहे, हालांकि प्रॉब्लम जो होती है वो उनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग में होती है। Temporary hearing loss in children. Some children may experience hearing loss that comes and goes, known as temporary, transient और fluctuating hearing loss. यानी ऐसा hearing loss जो आता जाता रहता है, उसको हम कई तरह के नाम दे सकते हैं, जैसे temporary है या transient है या fluctuating hearing loss है. Even though it may not be lifelong, this kind of hearing loss is still harmful to speech and language. बेशक ये hearing loss जो है वो लाइफ लॉन्ग ना हो, ये थोड़े टाइम के लिए आए और ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी ये बच्चों की स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप के लिए बहुत हार्मफुल चीज़ है। द ट्रांजिएंट हेयरिंग लॉस कैन बी
caused by otitis media, more commonly known as a middle ear infection. 1 out of every 4 kids have had one episode of otitis media by the time they are 3 years old. یعنی 3 ایئرس تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ ہر جو ہے وہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اوٹائٹس میڈیا کا وکٹم بنتا ہے. اوٹائٹس میڈیا جو ہے وہ اس کو رہتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ لائک تمام طرح کے جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ وہ کلیئر آ جاتے ہیں, اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے. اور یہ ایسا ہیئرنگ لاس جو ٹیمپریری ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بچے کی اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر پورے جو ہے وہ اثرات چھوڑتا ہے. دس ٹائپ آف انفیکشن از ویری کامن ان چلڈرن بیکاز آف دا یوسٹیکین ٹیوب پوزیشن ڈیورنگ چائلڈہڈ. دیکھیں ہم یوسٹیکین ٹیوب کے بارے میں پہلے بھی اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ والی ٹیوب ہے جو کہ مڈل ایئر کی جو سے ہوتی ہوئی ہمارے تھروٹ میں یا جو ہمارے نیزوفیرنکس میں جا کر اوپن ہوتی ہے. بچوں کے اندر کیونکہ ابھی یہ بہت لائک ہاریزنٹل شیپ میں ہوتی ہے اور اتنی اچھی جو ہے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی, تو بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے ہی ان کو جب بچوں کو فلو ہوتا ہے یا نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ بلاک ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو کھول کے جو ہے وہ لائک جب یہ بلاک ہو جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی ہیئرنگ متاثر ہوتی ہے. اور اوٹائٹس میڈیا جو ہے اس کے اندر جو اس کی ہولو کیویٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹمپینک میمبرین کی بیک سائڈ جو جگہ خالی ہوتی ہے, کیویٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پس پڑ جاتی ہے یا کچھ ایسا فلوئڈ جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ ہیئرنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ بلاک ہو جاتی ہے جو فلوئڈ کے ساتھ جب بچوں کو زیادہ تر نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ کیونکہ یوسٹیکین ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مڈل ایئر جو ہے وہ اپنی ورکنگ پراپرلی نہیں کر پاتا اور ہیئرنگ افیکٹ ہوتی ہے. اب مڈل ایئر انفیکشن کین کاز ٹرانزینٹ ہیئرنگ لاس بیکاز ایکسیس فلوئڈ ان دا کیپ آف ٹائنی مڈل ایئر بون فرام ورکنگ پراپرلی. یہ جو ٹائنی بونز ہیں اس کو ہم آسیکلز بھی کہتے ہیں جس کے اندر اسٹیپیز ہے, میلرس ہے, رنکس ہے. یہ ساؤنڈ کو جو کہ ایکسٹرنل ایئر میں سے آتی ہے اس ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کر کے تو آگے انر ایئر تک جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ انفیکشن ہوگی تو یہ جو آسیکلز ہیں اتنی ٹائنی بونز ہیں یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گی, اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ جو ہے وہ ٹیمپریری یا پرماننٹ ہیئرنگ لاس کی وجہ جو بن سکتا ہے اگر آپ نے انفیکشن کو چھوڑ دیا ہے ان ٹریٹڈ. دے کین کمولیٹیو ڈیمیج ٹو دا بونز, ایئر ڈرم اور الیکٹری نروز کریٹنگ اے پرماننٹ سینسینیڈل ہیئرنگ لاس. اور اگر آپ نے اس کو لائک ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا ہے اور اس کو ٹھیک سے آپ نے کیئر نہیں کی تو اس کی یہ بھی وجہ بن سکتا ہے کہ جو ہے وہ پرماننٹ اور سینسیٹیو ہیئرنگ لاس جو ہے وہ ہو, اس میں اس کا آفٹر افیکٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی آپ نے پک کر لیا ہوگا.